Okay, so I was talking about block diagram representation. So let's consider the general representation जो हमारे पास है, discrete time में भी और continuous time में भी. So अगर हमारे पास nth order system है, it is represented by this representation. So this is the nth order system. इसका ब्लॉक डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो एज बिफोर पहले इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ताकि हमारे पास y ऑफ n वाली टर्म आ जाए. सो एज बिफोर इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ. And finally, we have y of n equal to 1 over a naught. So I've represented the system in terms of output y of n, and now I can draw the block diagram, keeping this whole equation into account. So you can see we need to have input and then different delays and then different multipliers. So one ब्लॉक जो हम इसके लिए बनाएंगे और दूसरा फिर हमारे पास आउटपुट को हम डिले से पास करेंगे और मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते रहेंगे तो दिस समेशन ऑपरेटर इज एडर एंड फाइनली दिस टर्म एंड दिस टर्म नीड्स टू बी एडेड टुगेदर. इन दोनों को ऐड कर लेंगे और फाइनली इसको हम इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लायर लगाएंगे. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. सो x ऑफ n से हम स्टार्ट लेते हुए हमने y ऑफ n तक जाना. ठीक है, तो पहले x ऑफ n को देखते हैं. तो x ऑफ n के लिए हमारे पास स्टार्टिंग विद k इक्वल टू 0, अगर हम k इक्वल टू 0 को देखें तो वी हैव b0 एंड x ऑफ n. सो एक तो इसको हमने b नॉट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक हो गया. देन x ऑफ n को डिले से पास करेंगे. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x ऑफ n माइनस 1 और x ऑफ n माइनस 1 को हम b1 के साथ मल्टीप्लाई करें. फिर हमारे पास x ऑफ n माइनस 2 की जरूरत होगी हमें एंड देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद b2 के साथ. सो अगेन यहाँ से आप देखते जा रहे हैं k इक्वल टू 0 पुट किया, b ऑफ 0 x ऑफ n आ गया, k इक्वल टू 1 पुट किया, b ऑफ 1 x ऑफ n माइनस 1 आ गया. हमने अप टू m तक जाना. ठीक है, सो इट मीन्स के यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर शो करने के लिए लास्ट जो डिले ब्लॉक होगा d, यहाँ पे मेरे पास जो लास्ट वन है, मीन्स कि मेरे पास क्या आ जाएगा x ऑफ n माइनस m आ जाएगा और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद b ऑफ m के साथ एंड देन इट विल कम आउट. ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ऐड करते जाएंगे. टू इनपुट एडर हम लगाते जाएंगे. सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने एडर लगाना है, यहाँ से आ जाएगा. सो ये जो मैंने ब्लॉक डायग्राम सारा कंस्ट्रक्ट कर लिया है, दिस इज गोइंग टू गिव मी दिस. ठीक है, नाउ वी नीड टू क्रिएट दिस थिंग. सो k इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे. a1 y ऑफ n माइनस 1. So you need to have y of n minus 1 and then it will be multiplied with minus
A1 minus A1, and then we'll keep on passing it to a different delay. So y of n minus 2 आ जाएगा और यहाँ पे minus A2 से, and then if you go back, we need to go up to n. इस मतलब है कि अगर मैं इसको शो करूँ तो लास्ट हमारे पास ब्लॉक बनाना पड़ेगा हमें, ये हमें मिल जाएगा y of n n। सिमिलर मैनर अगर मैं इस यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा x of n, and then it will be multiplied with minus a of n, and then it will pass. Now we need to again add them together. Okay, यहाँ पे जो मेरे पास term, it is going to be the term that you get from all of this. सारी term. So I have got this term, I have got this term, and now they need to be added together. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास term है और यहाँ पे जो term, इनको add कर, so I need another adder. तो इन दोनों को ऐड करने से जो आ गया है that is over here, but now they need to be multiplied with this factor. तो यहाँ से हम इस 1 over ये not subtract. So you can, this is how you can draw the block diagram. But another important point जो block diagram को जो मैं आपको advantage बता रहा था, that once you have a block diagram representation, you can make some changes in your system design implementation, and that can reduce the cost of your system. Okay. इस सिस्टम को अगर आप इस शक्ल में देखें, यू कैन विजुलाइज एज इफ आपके पास दो सिस्टम्स हैं जिनको आपने कैस्केड में कनेक्ट किया हुआ है. सो लेट मी मार्क, मैं किन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आप इसको विजुलाइज करें कि एज इफ आपके पास एक सिस्टम ये है, ठीक है, दिस इज वन सिस्टम, एंड देयर इज अनदर सिस्टम व्हिच इज लाइक दिस. तो ब्लॉक डायग्राम्स रिप्रेजेंटेशन के बाद इट अपीयर एज इफ the system, overall system is made up of two systems which are connected in cascade. So you can say कि ये आपके पास let's say ये आपके पास system number 1 है, this one, ये system 1 है, और ये जो आपके पास है blue वाला, ये आपके पास system number 2 है, और इनको हमने cascade में connect किया हुआ है. और you already know the cascade connection के आपके पास इस तरह cascade connection है, ये 1 है, ये 2, and because this is, हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो LTI सिस्टम, और LTI सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर LTI सिस्टम दो सिस्टम कैस्केड में कनेक्टेड हो तो आप इनका ऑर्डर अगर चेंज भी कर दें, अदर वर्ड्स कि अगर आप सिस्टम 2 को पहले ले आए, सिस्टम नंबर 1 को बाद भी ले आए, आपके सिस्टम का इनपुट आउटपुट बिहेवियर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो अगर आप x of n यहाँ पे अप्लाई करें, यू विल गेट द सेम आउटपुट, तो ये दोनों सेम हो. सो लेट्स सी कि अगर हम इसमें इस सिस्टम जो इस वक्त हमारे पास बना हुआ है, इसका ऑर्डर हम इंटरचेंज कर लेते हैं. सिस्टम नंबर 2 को मैं शिफ्ट करके यहाँ ले आता हूँ और सिस्टम नंबर 1 को मैं यहाँ ले आता हूँ, and then see what will happen. Okay. So what I'm going to do is, मैं अब सिस्टम 1 जो है जो कि यहाँ से स्टार्ट, मैं सिस्टम 1 जो है जो कि यहाँ से एडर है, ये अब मैं बनाऊंगा पहले और इसको मैं बाद में बनाऊंगा. ठीक है, सो लेट्स सी, कि मैं कोई मिस्टेक करूँ तो यू कैन टेल मी. मैं सिस्टम को अब पहले बनाऊंगा. So हमारे पास एडर है, so this one, so we have adders. Okay, so we have
सो इफ यू लुक एट, मैंने क्या किया है कि जो ब्लू कलर जो आपको नजर आ रहा है ब्लू सर्कल के अंदर, इसको मैंने पहले बना, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस वन। अब सिस्टम नंबर 1 जो कि यहाँ से वो मैं बनाऊंगा, ठीक है। नाउ वी हैव, so we have V1 and so you can see what I have done is कि मैंने ये जो सिस्टम था रेड वाला है इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, और ये जो ब्लू वाला सिस्टम है इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, एंड रिजल्टेंट जो आपके पास बन गया वो ये बन गया, ठीक है। नाउ by looking at it we can see one change that we can make in the system, and that is, अगर आप इस सिस्टम यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो सिग्नल यहाँ पे जो भी है ये इस डिले सर्किट से भी पास हो रहा है, इससे भी पास हो रहा है। इसका मतलब है कि इस डिले सर्किट का आउटपुट और इस डिले सर्किट का आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। So it means rather than using टू डिले सर्किट, अगर मैं यहाँ पे एक डिले सर्किट यूज करके उसका आउटपुट यहाँ पे भी दे दूं यहाँ पे भी दे दूं, आई विल स्टिल गेट द सेम बिहेवियर। आई डोंट नीड टू डिले सर्किट्स ओवर हेयर ऑन ओवर हेयर, बिकॉज यहाँ पे जो इनपुट है वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसका जो फिर आउटपुट मिल रहा है वो इसके लिए और इसके दोनों के लिए सेम है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक चेंजेस इन माय सिस्टम, जो कि मैं इसी सिस्टम में करने लगा हूँ कि मैं इस सिस्टम में इस डिले सर्किट, सॉरी यहाँ पे मैं एक डिले सर्किट यूज करूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, देन यू विल सी कि मैंने बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज, ओके। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं जो चेंज मैं कर रहा हूँ उसको मैं रेड कलर में कर लेता हूँ, सो दैट वी कैन सी कि मैंने एक्चुअली क्या किया। मैंने एक डिले सर्किट लिया, उसका आउटपुट यहाँ भी चला गया, और फिर एक डिले सर्किट यूज किया हमने यहाँ पे, and in a similar manner we have one delay circuit, and its output is going to this direction and so now what we have done is we have reduced the number of delay circuits to half. So you can see that once you have the block diagram representation, then you can make some appropriate changes, and you can see कि आपके system का जो overall input output behavior है, without affecting on it, you get the same behavior, ठीक है। ये जो मैंने दो ब्लॉक डायग्राम बनाए, ये पहला तो ऑफ कोर्स पिछले सेशन में मैंने बनाया था ओरिजिनल वन, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म वन। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट फॉर्म वन रिप्रेजेंटेशन। और ये जो आप बनाते हैं इसको आप कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म टू रिप्रेजेंटेशन।
direct form 1 representation and direct form 2 representation. तो डायरेक्ट फॉर्म 2 रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या किया, हमने ओरिजिनल जो रिप्रेजेंटेशन थी पहले x को लेफ्ट साइड पे कंस्ट्रक्ट किया, इसको राइट साइड पे कंस्ट्रक्ट किया इस तरीके से, एंड फिर इस सिस्टम को देखते हुए इट अपीयर्स एज इफ कि हमारे पास एक सिस्टम जो कि यहाँ तक है और उसका आउटपुट एक और सिस्टम को जा रहा है, तो इसको हमने विजुलाइज किया एज इफ सिस्टम 1 सिस्टम 2 के साथ कैस्केड में इंटरकनेक्टेड है। और फिर हमने कहा कि एलटीआई सिस्टम में अगर आप दो सिस्टम का कैस्केड में इंटरकनेक्टेड हैं तो आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम रिस्पॉन्स। तो सिस्टम 2 को हम वहाँ यहाँ पे ले आए, सिस्टम 1 को यहाँ पे ले आए, सेम बिहेवियर मिलेगा। सो ये करने के लिए जब मैंने सिस्टम 1 को यहाँ शिफ्ट किया, सिस्टम 2 को यहाँ शिफ्ट किया, मुझे ऐसे लगा कि ये जो दो डिले सर्किट यूज हो रहे थे, अब इसके बदले में एक ही डिले सर्किट यूज कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट हर ब्रांच में 2 डिले सर्किट की जगह एक डिले सर्किट हम यूज कर रहे हैं। सो वी गेट द एडवांटेज के नंबर ऑफ डिले सर्किट्स हमारे पास हाफ है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ जाती है इसको फिर हम कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म 2। Okay, let me introduce the concept of singularity functions. Now singularity function का concept important इस सेंस में है कि हमने जो एक फंक्शन पढ़ाया इस कोर्स के अंदर जिसको हमने नाम दिया था यूनिट इम्पल्स फंक्शन। एंड स्पेसिफिकली जो कंटिन्यूअस टाइम में हमने पढ़ा था जिसको हमने डेल्टा ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया। यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो है इट कम्स अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फंक्शंस जिनको हम सिंगुलैरिटी फंक्शंस कहते हैं। कुछ फंक्शंस जो नॉर्मली हम डील कर रहे होते हैं उनका बिहेवियर जो है इट्स वेल डिफाइंड, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आप सिंपल फंक्शन की बात करूं, अगर हम कहें कि साइन फंक्शन की हम बात करें, साइन ऑफ ओमेगा टी, कॉज ऑफ ओमेगा टी, e raised to power 2t, all of these are well defined. There is no difficulty for us to define these functions. अगर इसको हमने प्लॉट भी करना हो, we don't have any difficulty. They are defined for all values, ठीक है। But there are some functions which cannot be defined in this manner, but we can define them in a different manner. And वो manner क्या है कि हम बजाय ये कि हम इस function को डिस्क्राइब करें कि ये फंक्शन क्या है, हम कहते हैं कि इस फंक्शन को जब किसी और फंक्शन के साथ हम ऑपरेट करें तो उस फंक्शन को क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जितने भी फंक्शन ऐसे हैं जिनको ऑन इट्स ओन डिफाइन करना पॉसिबल ना हो, लेकिन उस फंक्शन को जब किसी और फंक्शन के साथ हम रिलेट करें और फिर हम उसके बिहेवियर को डिफाइन कर सकें, उन फंक्शंस को हम सिंगुलैरिटी फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब इस इम्पल्स फंक्शन को डिफाइन करने में क्या प्रॉब्लम है, जो हम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं कि ये सिंगुलैरिटी फंक्शन है, क्योंकि इसका जो बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड कैसे नहीं है? सो इंफिनिटी तक जाता है सर। नॉट वेल, नहीं, इंफिनिटी के साथ साथ एक और चीज भी है वो हम देखते हैं। वो ब्लो अप आता है 0 पर। नॉट अ वेल डिफाइंड फंक्शन। डिसकंटिन्यूटी के अलावा भी एक और चीज है, ठीक है। इसको मैं इसको इनकम्प्लीट उसमें देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस फंक्शन। मैं इस वक्त डिफाइन कर रहा हूँ कि सिंगुलैरिटी फंक्शन को मैं
जनरली डिफाइन कर रहा हूँ कि कौन से फंक्शंस हैं, नॉट अ वेल डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, जिसको हम डिफाइन करने में प्रॉब्लम है। सो लेट्स फाइंड आउट कि इसको डिफाइन करने में क्या प्रॉब्लम। हमने जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन का एक प्रॉपर्टी पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि अगर हम एक फंक्शन लें, कोई सिग्नल फंक्शन, एक ही बात है एक्स ऑफ टी, और इसको अगर हम कन्वॉल्व करें यूनिट इम्पल्स के साथ, तो बिकॉज ऑफ द बिहेवियर जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ टी विल गिव यू एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ टी इज एक्स ऑफ टी, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि अगर हमारा सिग्नल वो डेल्टा ऑफ टी, इसका मतलब क्या होगा कि delta of t convolve with delta of t, that will also give us delta of t. नाउ जो हमारे पास डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास वो ये है कि डेल्टा फंक्शन इज लाइक दिस। एज वेल एज हमने एक और फंक्शन की बात की थी कि ये तो आइडियल यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, दिस इज आइडियल, ठीक है। एंड इफ यू रिमेंबर हमने जो एक्चुअल जो हमने यूनिट इम्पल्स फंक्शन को डिराइव किया था वो हमने स्टार्ट किया था कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज लाइक दिस, which has a duration delta and it has an height of 1 over delta, और इस फंक्शन को फिर हमने नाम दिया था डेल्टा ऑफ डेल्टा सब डेल्टा, ठीक। और फिर हमने कहा था कि आइडियल यूनिट इम्पल्स के लिए हमें इसकी विड्थ को कम करना पड़ेगा। तो विड्थ को हम जैसे जैसे कम करते जाएंगे इसकी हाइट ज़्यादा होती जाएगी, और इन द लिमिट जब डेल्टा 0 हो जाएगा वी गेट अ पल्स विच एग्जिस्ट ओनली एट दिस पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 0, और इसकी जो हाइट है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन इसका जो एरिया होगा वो 1 के बराबर होगा। नाउ अगर हम ये डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करें कि जो यहाँ पे हमने unit impulse function convolve with unit impulse function must give us a unit impulse function. So अगर हम अब इन दो functions को convolve करें, delta sub delta convolve with sub delta, इससे क्या आना चाहिए आपके साथ? सर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर समथिंग। सर इससे भी यही आना। ये नहीं आएगा। अगर आप अगेन जो कन्वोल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन, अगर आप ये ऑपरेशन करें, ये दो फंक्शंस हैं, इनको कन्वॉल्व करना है, आपके पास रिजल्टेंट जो फंक्शन आएगा उसकी मैं शेप बना रहा हूँ, एंड देन यू कैन सी के तो आपके पास सिग्नल आएगा वो ट्रायंगुलर फंक्शन आएगा, ट्रायंगुलर, ठीक है। और उस तरह होगा कि आपके पास ये डेल्टा तक इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी और फिर 2 डेल्टा पे जाके ये और ये जो आपके पास हाइट आएगी ये 1 ओवर डेल्टा। ये जो हमारे पास फंक्शन आ गया है इसको मैं एक और सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ, इसको मैं आर कह रहा हूँ, आई कॉल इट आर डेल्टा। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर डेल्टा। बट बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन के हिसाब से ये भी इम्पल्स फंक्शन, दिस इज आल्सो यूनिट इम्पल्स फंक्शन। So this is also unit impulse function, and this is also unit impulse function.
सो द आइडिया जो जो प्रॉब्लम है जो आपको डिफाइन कर रहा था कि इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड फंक्शन, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये भी डेल्टा फंक्शन है, ये भी डेल्टा फंक्शन है, ये भी डेल्टा फंक्शन है, और इस तरीके से अगर आप फिर आर सब डेल्टा को कन्वॉल्व करें विद आर सब डेल्टा, सो इससे भी जो फंक्शन आएगा दैट विल बी डिफरेंट देन दिस, बट इट इज स्टिल व्हिच फंक्शन? इट इज स्टिल यूनिट इंपल्स फंक्शन. So mathematically it is very difficult to define what is unit impulse function. It can have many different shapes, but what is important is, जो important point वो हमें जो clear करना है वो ये है कि जब भी हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन को किसी भी और फंक्शन के साथ जब कन्वॉल्व करते हैं, वी गेट द सेम फंक्शन. जो यहाँ पे आप देखिए पहली इक्वेशन में देखें, ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, चाहे आप डेल्टा ऑफ टी यहाँ पे यूज करें, चाहे आप डेल्टा सब डेल्टा यूज करें, चाहे आप आर डेल्टा यूज करें, इसको जब आप किसी फंक्शन के साथ कन्वॉल्व करेंगे, यू विल गेट द सेम फंक्शन. दैट इज द well defined property of unit impulse function. But if someone asks you कि sin, let's say इसको compare अगर आप करें, अगर if someone asks two person कि आप जरा sin of omega t को graphically plot करें, so दोनों चाहे जितने भी लोग sin function को plot करेंगे कोई difference नहीं होगा. लेकिन अगर कोई unit impulse function को draw करना चाहे, so someone may draw it like this, someone may draw it like this, someone may draw it like this, someone may draw it like different. बट ओवरऑल जो है वो फंक्शन जो है वो यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, जिसका बिहेवियर हमें पता है कि ये कैसा फंक्शन है जिसका एरिया 1 के बराबर है. ये इसका वेल डिफाइंड बिहेवियर है. दूसरा इसका वेल डिफाइंड बिहेवियर क्या है कि किसी और फंक्शन को जब हम इम्पल्स फंक्शन के साथ कन्वॉल्व करेंगे, वी विल गेट द सेम फंक्शन अगेन. ठीक है, बेस्ड ऑन दैट अब इस तरीके से हम कुछ और सिंगुलरिटी फंक्शंस को डिफाइन करते हैं. ठीक है ना? So let's talk about some more singularity functions. अब आप एक सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, अगर एक सिस्टम आपको गिवन है जो कि बेसिकली डिफरेंशिएटर एग्जांपल है कि आपके पास एक सिस्टम है, इसको आपने x ऑफ t दिया और आउटपुट पे आपके पास उसका डेरिवेटिव आ गया, तो दिस इज अ डिफरेंशिएटर. ठीक है, नाउ इफ समवन आस्क यू कि इस डिफरेंशिएटर का इसका यूनिट इंपल्स रिस्पांस क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट impulse response of this system? इस सिस्टम का यूनिट इंपल्स रिस्पांस क्या होगा आपके पास? 0 जी. बाकी लोग क्या कहते हैं? This is the unit impulse response of differentiator. Now the problem is कि ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि ये जो फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? सिंगुलरिटी फंक्शन, जिसको डिफाइन करना मुश्किल है. अगर इसको डिफाइन करना मुश्किल है तो इसका डेरिवेटिव लेना फिर कैसे पॉसिबल होगा? इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ यूनिट इंपल्स इज आल्सो अ सिंगुलरिटी फंक्शन. बट व्हाट वी कैन से इज, मैं इस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि अगर आप डिफरेंशिएटर की बात करें जिसका इंपल्स रिस्पांस h ऑफ t है, और अगर आप इनपुट x ऑफ t करें, व्हाट वी कैन से इज कि ये जो आउटपुट हमारे पास आया है इसका,
डिफरेंशिएटर का जो आउटपुट आया है वो कहाँ से आया होगा? वो x ऑफ t जो है एक फंक्शन के साथ कन्वॉल्व होगा जो कि ये चीज है, और इस चीज को हम कह देते, इस फंक्शन को हम कह देते हैं u1 ऑफ t। ये जो डेरिवेटिव ऑफ यूनिट इम्पल्स है इसको हम क्या नाम दे देते हैं? u1। नाउ u1t, व्हाट इज u1t? इट्स नॉट पॉसिबल टू डिफाइन कि u1t क्या है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि एक्चुअली u1t क्या चीज है? ये किस चीज का डेरिवेटिव है? इम्पल्स फंक्शन का डेरिवेटिव है। इम्पल्स फंक्शन बजाते खुद एक सिंगुलैरिटी फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव जो है वो भी एक सिंगुलैरिटी फंक्शन है जिसको हम u1t कह रहे हैं। सो u1t को एज इट इज डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से वी नो u1t एक ऐसा फंक्शन है जिसको जब हम इनपुट के साथ कन्वॉल्व करेंगे तो हमें क्या चीज मिल जाएगी? हमें इनपुट का क्या मिल जाएगा? डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो u1t को एज इट इज डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन जब u1t को किसी और फंक्शन के साथ हम कन्वॉल्व करेंगे तो उसको डिफाइन करना आसान है। वो किस लिए आसान है? हम कह सकते हैं कि u1t को जब किसी भी सिग्नल के साथ हम कन्वॉल्व करेंगे हमें उस सिग्नल का क्या मिल जाएगा? डेरिवेटिव। ठीक है। और ये जो u1t है इसको फिर हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिट डबलेट फंक्शन। यूनिट डबलेट फंक्शन। अब इस आइडिया को आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं इन अ सेंस कि अगर आपके पास दो डेरिवेटिव, लेट्स से मैं एक आपके साथ आज की अटेंडेंस लिंक शेयर कर लेता हूं एंड देन आई विल फिनिश टुडेस लेक्चर। अटेंडेंस लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है चैट विंडो में, सो यू पीपल कैन स्टार्ट मार्किंग योर अटेंडेंस व्हाइल आई विल कंटिन्यू एंड कंक्लूड टुडेस लेक्चर। तो अगर एक डिफरेंशिएटर है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हमने डिनोट कर दिया है विद u1t जिसको मैं यूनिट डबलेट फंक्शन कह रहा हूँ, और मैं साथ में ये कह रहा हूँ कि यूनिट डबलेट फंक्शन भी कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? सिंगुलैरिटी फंक्शन के अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर हम u1t को देखें तो एक्चुअली u1t किस चीज का डेरिवेटिव है? यूनिट इम्पल्स फंक्शन का डेरिवेटिव है। नाउ यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो है बजाते खुद सिंगुलैरिटी फंक्शन है जिसको डिफाइन करना मुश्किल है। तो अगर एक ऐसा फंक्शन जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते तो उसका डेरिवेटिव फिर कैसे ले सकते हैं? नॉट पॉसिबल। बट वी नो कि u1t का ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि जब भी किसी भी फंक्शन को हम u1t के साथ कन्वॉल्व करेंगे वी नो कि इसका रिजल्ट क्या होगा? इट इज गोइंग टू गिव अस द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t। अब ये इसको आप कहेंगे ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो जितने भी सिंगुलैरिटी फंक्शंस हैं उन सबको डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन उनको हम डिफाइन कर सकते हैं थ्रू देयर ऑपरेशनल डेफिनेशन। थ्रू देयर ऑपरेशनल डेफिनेशन। इसी आइडिया को मैं अब एक्सटेंड कर रहा हूं। अगर आपके पास दो लेट्स से सेकंड डेरिवेटिव भी हम लगा लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास x ऑफ t है, इसको पहले हम एक डिफरेंशिएटर से पास करते हैं, फिर दूसरे डिफरेंशिएटर से पास करते हैं। सो वी नो कि आउटपुट जो भी आएगा हमारे पास y ऑफ t क्या होगा? इट विल बी द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो दो डिफरेंशिएटर हमने लगाए हुए हैं तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इसका अपना इम्पल्स रिस्पॉन्स है। तो अगर सर प्लीज अटेंडेंस। जी एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। ओके, सो व्हाट इज दिस? अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसका जो डेरिवेटिव है वी नो कि अगर हम इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स देखें, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा? सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन। हम कहेंगे कि इम्पल्स रिस्पॉन्स must be equal to the second derivative of unit impulse function।
ठीक है, ये जो सिस्टम है इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ये होगा. बट द प्रॉब्लम इज how can we find out the second derivative of this thing? It is singularity function. It was even not possible to find its first derivative, तो second derivative भी define करना मुश्किल है. लेकिन what we can do is, ये जो function है इसको मैं कह सकता हूँ, I will call it u2 of t. Now what is u2 of t? It is not possible to define it, but what we know is कि अगर हम किसी भी फंक्शन को कन्वॉल्व करेंगे u2t के साथ तो क्या चीज आएगी हमारे पास? u1t and u1t. We will get the second derivative of that function. इसका मतलब ये हुआ कि ut जो u2 है इसको डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? It is such a function which when convolved with any function will give us the second derivative of that function. और इस आइडिया को फिर आप एक्सटेंड कर सकते हैं टू kth डेरिवेटिव, और इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्चुअली u2 जो है ये किस चीज का कन्वोल्यूशन है? u1t कन्वॉल्व विद u1t, क्योंकि h of t किसके बराबर था? u1t के बराबर था. इसका जो वो है u1t है. तो जब दो सिस्टम, दो LTI सिस्टम जब कैस्केड में कनेक्टेड होते हैं तो उनका ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा? इंडिविजुअल सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स का कन्वोल्यूशन होगा. तो ये जो u2 है ये एक्चुअली u1 और u2 का कन्वोल्यूशन. ठीक है, और इस आइडिया को फिर आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास 3 डिफरेंशिएटर कैस्केड में लगे हों, u1t कन्वॉल्व विद u1t कन्वॉल्व विद u1t, उससे जो रिजल्ट आएगा उसको आप फिर u3 कहेंगे, u3t. ठीक है, सो दिस वाज अ लिटिल बिट आइडिया कि आपके पास जितने भी सिंगुलैरिटी फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन हम उनको डिफाइन कर सकते हैं बाय देयर ऑपरेशनल डिफाइन. सो नॉट possible to define them clearly. However, we can use operational definition to define. Okay, that's it for today's lecture. Thank you very